हेलो दोस्तों, आरके लेंस पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि आपको पता ही है। तो आज मैं आपकी अगली एक्सरसाइज चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के साथ हाजिर हूँ। इस एक्सरसाइज में 5.2 के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले की वीडियोस 5.1 तक सारी अपलोडेड है, नहीं देखा है तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। और नोट्स डाउनलोड करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया हुआ है, वहाँ से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। संगठन ढांचा, कार्यात्मक व डिविजनल, ठीक है। इस एक्सरसाइज में दो बातें बताई गई हैं कि कार्यात्मक संगठन ढांचा कैसा होता है, क्या होता है, डिविजनल संगठन ढांचा क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। मुझे थोड़ी सी जुकाम हो गई है, इसलिए डिस्टर्ब ना होना, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संगठन ढांचा क्या होता है। संगठन ढांचा क्या होता है। इसका अभिप्राय उस रूपरेखा से है जिसके अंदर रहते हुए सभी प्रबंधकीय व अप्रबंधकीय कार्य पूरे किए जाते हैं। मतलब संगठन ढांचा वह रूपरेखा है, या बोल सकते हैं कि वह एक घेरा है जिसके अंदर रहते हुए सारे काम किए जाते हैं, चाहे वह प्रबंधकीय कार्य हो या अप्रबंधकीय कार्य हो, ठीक है। वही क्या कहलाता है, संगठन ढांचा कहलाता है। संगठन संरचना के प्रारूप जान लेते हैं। कार्यात्मक संगठन, डिविजनल, रेखा संगठन, रेखा व स्टाफ संगठन, ये चार प्रारूप है, ठीक है, किसके, संगठन के, संगठन संरचना के। लेकिन आपके सिलेबस में केवल दो ही हैं, ये दोनों, कार्यात्मक और डिविजनल संगठन ढांचा। ये दोनों मैंने वैसे ही बता दिया आपको पता रहने के लिए, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में केवल दो हैं, कार्यात्मक और डिविजनल। इन्हीं के बारे में आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है कार्यात्मक। इसका अभिप्राय पूरे उपक्रम को उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं के आधार पर विभाजित करने से है। मतलब कि कार्यात्मक संगठन कहता है कि उपक्रम में जो भी कार्य हो रहे हों, ठीक है, जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों के आधार पर उपक्रम को बांट देना ही कार्यात्मक संगठन ढांचा कहलाएगा। जैसे कि एक उपक्रम है जिसमें कि 3-4 काम होते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है, प्रोडक्शन का, क्रय का। इन तीन मान लेते हैं, तीन कार्य यहाँ पर होते हैं। तो इन तीन कार्यों के आधार पर उपक्रम को बांट देना। जैसे क्रय के लिए क्रय डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और विज्ञापन के लिए विज्ञापन विभाग। इन तीन काम होते हैं और तीनों काम के आधार पर ही इसको हमने बांट दिया, तो यह क्या कहलाएगा, यह कार्यात्मक संगठन ढांचा कहलाएगा, ठीक है। आइए इसके बारे में और आगे जानते हैं। क्या है इसके लाभ, कार्यात्मक संगठन के लाभ। कार्यात्मक संगठन ढांचा के लाभ, विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है। समन्वय की स्थापना सरल होती है, यहाँ पर आसानी से समन्वय स्थापित हो जाता है, ठीक है। और विशिष्टीकरण के लाभ कैसे प्राप्त होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ पहली एक्सरसाइज में इसकी, कि प्रत्येक कर्मचारी को एक ही कार्य बार बार सौंपा जाता है, जिससे कि वह किसी भी काम को करने के लिए क्या होता है, स्पेशलिस्ट हो जाता है, ठीक है। अगला है प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि। जो प्रबंधकीय कार्य होते हैं उनकी कुशलता में भी वृद्धि होती है। प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई, मतलब कि बार बार किसी काम के लिए एक ही काम को बार बार दोहराया नहीं जाता या दोहराना नहीं पड़ता, ठीक है। प्रशिक्षण में सहायक, टाइम टाइम पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, इसलिए प्रशिक्षण में यह सहायक है। सभी कार्यों को समान महत्व, सभी कार्यों को समान महत्व दिया जाता है, ठीक है। ये तो इसके लाभ है। और क्या इसकी हानियां हैं, संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना, मतलब कि उद्देश्य को अनदेखा कर दिया जाता है कभी कभार तो। और अगला है अंतर विभागीय समन्वय में कठिनाई, मतलब कि पूरे उपक्रम में तो समन्वय बन जाता है, लेकिन अंतर विभागीय जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं उसके अंदर समन्वय नहीं हो पाती है, इसमें थोड़ी सी कठिनाई आती है, ठीक है। जैसे कि एक उपक्रम है जिसमें 3 डिपार्टमेंट में, क्रय, प्रोडक्शन और एडवर्टाइजमेंट। तो इन तीनों डिपार्टमेंट्स में तो समन्वय बना हुआ है कि भाई प्रोडक्शन वाला पहले पूछेगा क्रय वाले से या सेल्स वाले से, हाँ भाई कितनी मात्रा में हमको प्रोडक्शन करनी है, तो वो बता देगा, ठीक है। सेल्स वाला एडवर्टाइजमेंट वाले से पूछेगा, हाँ भाई हमारे प्रोडक्ट की पहुंच कहाँ तक हुई, तो वो उसके अनुसार बताएगा। तो इन तीनों में तो कोऑर्डिनेशन है, लेकिन इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा कठिनाई आती है, उनमें समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित करने में, ठीक है। तो ये इसकी हानियाँ हैं, ठीक है। अगला है हितों में टकराव। कभी कभार यह भी देखा गया है कि कर्मचारी आपस में हित के लिए टकरा जाते हैं, ठीक है।
संपूर्ण विकास में बाधा, मतलब कार्यात्मक संगठन ढांचा में ये कहा गया है कि पूर्ण रूप से क्या हो सकता है, इसमें बाधा हो सकती है, विकास इसमें नहीं होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कार्यात्मक संगठन की उपयोगिता क्या है, कहाँ कहाँ पर इसको प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ तो सबसे पहले इसका प्रयोग वहाँ पर किया जा सकता है जहाँ पर व्यावसायिक इकाई का आकार बड़ा हो, जहाँ पर व्यवसाय बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा हो, वहाँ पे इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला है जहाँ विशिष्टीकरण आवश्यक हो। ठीक है, जहाँ पर विशिष्टीकरण का लाभ उठाना आवश्यक हो या जहाँ पर स्पेशलिस्ट ज़्यादा आवश्यक हो, वहाँ पर हम इसका काम कर सकते हैं, मतलब इस संगठन ढांचे का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ मुख्य रूप से एक ही उत्पादन बेचा जाता हो, मतलब जहाँ पर मुख्य रूप से केवल एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता हो, वहाँ पर हम कार्यात्मक डिविजनल संगठन ढांचा क्या कर सकते हैं, कार्यात्मक संगठन ढांचा क्या कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्यात्मक संगठन ढांचा में कार्य के आधार पर किया जाता है, तो जहाँ पर केवल एक ही प्रोडक्ट बेचा जा रहा होगा, वहाँ पर केवल एक ही डिपार्टमेंट बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ पर काम बहुत ही कम होंगे और संगठन भी छोटा होगा। तो छोटे संगठन के लिए, कम काम वाले के लिए हम कार्यात्मक संगठन ढांचा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं डिविजनल संगठन ढांचा। इसका अभिप्राय पूरे उपक्रम को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभाजित करने से है। ठीक है, मतलब कि क्या क्या अगर एक संगठन है वो एक से ज़्यादा चीज़ें उत्पादन करती है, तो उन उत्पादन के आधार पर क्या किया जाए, संगठन को बांट दिया जाए। जैसे एक संगठन है जो कि 3 चीज़ का प्रोडक्शन करती है, मान लेते हैं जैसे पेंसिल का करती है, दूसरा रबर का करती है और तीसरा शॉर्पनर का करती है। 3 चीज़ यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो इस पूरे संगठन को इन तीनों के आधार पर क्या किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा। जैसे कि पेंसिल वाले के लिए पेंसिल डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, रबर वाले के लिए रबर डिपार्टमेंट अलग और शॉर्पनर वाले के लिए शॉर्पनर डिपार्टमेंट अलग। कार्यात्मक संगठन ढांचा में यह था कि एक संगठन में जितने कार्य हो रहे हैं, कार्यों के आधार पर बांटना कार्यात्मक कहलाता था। लेकिन डिविजनल में जो जो उत्पादन किए जा रहे हैं, जिन जिन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, उन प्रोडक्शन के आधार पर इनको बांटा जाता है, वही डिविजनल संगठन ढांचा कहलाता है। ठीक है, क्या है इसके लाभ देख लेते हैं। डिविजनल संगठन ढांचा के लाभ, डिविजनल अध्यक्षों का विकास, जो भी इसके अध्यक्ष होते हैं उन सभी का विकास होता है। डिविजनल परिणामों को आंका जा सकता है। डिविजनल परिणामों को मतलब कि देखा जा सकता है कि क्या हमसे अगर कोई गलती हुई है तो कहाँ हुई है, कितनी हमसे चूक हो गई, किस वजह से हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, शीघ्र निर्णयन, जल्दी से जल्दी निर्णय ले पाते हैं। विस्तार में सरलता, आसानी से संगठन का विस्तार हो जाता है। ठीक है, क्या है अब इसके लाभ देख लिए, हानि देख लो। डिविजनल अध्यक्षों के मध्य संघर्ष, जितने भी अध्यक्ष होते हैं उन सभी के बीच में कंपटीशन बन जाती है। ठीक है, कार्यों की दोहराई, कार्यों को बार बार किया जाता है। स्वार्थी प्रवृत्ति, मतलब कि सबके सब अपने स्वार्थ के लिए काम करने लगते हैं फिर। ठीक है, जब डिविजनल संगठन ढांचा में सभी के सभी अपने स्वार्थ के लिए काम करने लग जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं। क्या है डिविजनल संगठन ढांचा की उपयोगिता, मतलब कहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ उत्पादों की संख्या एक हो। ठीक है, डिविजनल संगठन ढांचा की उपयोगिता वहाँ पर की जा सकती है जहाँ पर उत्पादों की संख्या एक हो, केवल एक प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता हो। जहाँ संस्था का आकार बड़ा हो, जहाँ पर संस्था बहुत ही बड़ी हो। ठीक है, वहाँ भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ ली। अब मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है, वो ये है कार्यात्मक और संगठन ढांचा में क्या है डिफरेंस। ठीक है, यही पूछा जाएगा। अगर इस एक्सरसाइज से कुछ पूछा जाता है तो 3 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। स्थापना कैसे होती है, कार्यात्मक की कार्यों के आधार पर होती है, डिविजनल संगठन ढांचा की उत्पादों के आधार पर होती है। ठीक है, विशिष्टीकरण क्या है देख लेते हैं। कार्यात्मक में कार्य विशिष्टीकरण है और डिविजनल में उत्पाद विशिष्टीकरण है। ठीक है, उत्तरदायित्व कैसा है, कार्यात्मक में विभागीय उत्तरदायित्व निर्धारित करना कठिन है। ठीक है,
विभाग का उत्तरदायित्व निर्धारित करना कठिन है, लेकिन डिविजनल में डिविजनल उत्तरदायित्व निर्धारित करना सरल है। ठीक है, मतलब कि डिविजनल संगठन ढांचा में उत्तरदायित्व निर्धारित करना आसान है, सरल है, लेकिन कार्यात्मक में कठिन है। ठीक है, विकास कैसा है इनका देख लेते हैं। सीमित विकास होता है, कार्यात्मक का सीमित विकास होता है, लेकिन डिविजनल संगठन ढांचा का पूर्ण विकास होता है। क्या लागत आती है इनमें? कार्यात्मक में कार्यों की दोहराई न होने के से कम लागत आती है, और डिविजनल संगठन ढांचा में कार्यों की दोहराई होने से अधिक लागत आती है। ठीक है, समन्वय कैसा है इनमें? कार्यात्मक में समन्वय में कठिनाई होती है, और डिविजनल में समन्वय में कठिनाई नहीं आती। ठीक है, और कार्यात्मक की क्या उपयोगिता है? जहाँ पर एक उत्पाद हो, ठीक है, और डिविजनल जहाँ एक से अधिक उत्पाद हो। ठीक है, डिविजनल संगठन ढांचा को हम जहाँ पर एक उत्पाद हो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा हो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। उत्पादन का स्तर बड़ा हो वहाँ भी कर सकते हैं, छोटा हो वहाँ भी कर सकते हैं। मतलब कि हम अपनी इच्छा अनुसार कार्यात्मक और डिविजनल कर सकते हैं, जो अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें बताया गया है वह ये बताया गया है कि अगर कार्यात्मक संगठन ढांचा का प्रयोग करना चाहते हो तो उपक्रम को जो जो उसमें काम किए जा रहे हैं काम के अनुसार उसके टुकड़े कर दो। ठीक है, और यदि डिविजनल बनाना चाहते हो तो उसमें उत्पाद के आधार पर, मतलब जो जो चीज़ें बनाई जा रही हैं उन उन चीज़ों के आधार पर उसको बांट दो। ठीक है, तो अगर हम जैसे एक उत्पादन में, जैसे कि एक उपक्रम में 3 चीज़ें बनाई जा रही हैं, मैंने पीछे बताया पेंसिल, रबड़ और कटर, शॉर्पनर। इन 3 चीज़ों को हम अगर इन 3 चीज़ों इस उपक्रम के लिए अगर हम कार्यात्मक डिविजनल बनाएं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत खर्चीला हो जाएगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो बहुत चीज़ें इसमें बनानी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। जैसे कि पेंसिल के लिए अंदर बहुत सारी डिपार्टमेंट होती है जो मिलकर काम करती हैं। ठीक है, फिर उसी प्रकार उतनी ही डिपार्टमेंट फिर रबड़ वाले के लिए, फिर उतने ही डिपार्टमेंट और बनेंगे शॉर्पनर वाले के लिए। तो यहाँ पर जो कार्यात्मक संगठन ढांचा है वो यूज़फुल नहीं है, यहाँ पर डिविजनल संगठन ढांचा यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट के आधार पर विभाग बनाया जाता है। जैसे कि पेंसिल का अलग विभाग हो जाएगा, शॉर्पनर का अलग हो जाएगा, रबर का अलग हो जाएगा। तो डिविजनल के आधार पर तो यहाँ पर केवल 3 विभाग बनेंगे या 3 टुकड़े होंगे, लेकिन कार्यात्मक के आधार पर यहाँ पर 8-10 या इससे भी ज़्यादा टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्सरसाइज समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर सेट कर लेना। ठीक है, कमेंट करके बताना अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, और अगर तुम्हारे कोई भाई बंधु सखा दोस्त पढ़ते हो बिजनेस स्टडी हिंदी में, तो पढ़ना चाहते हो तो शेयर करना उनके साथ, और वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो एक लाइक कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके अगली एक्सरसाइज के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।